इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दैट इज द फर्स्ट पार्ट इज चार्ज की प्रॉपर्टीज, दूसरा था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच के फोर्स को एक्सप्लेन करता है। क्या एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन्स द फोर्स बिटवीन टू व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस? पॉइंट। लेकिन अगर एक चार्ज पॉइंट ना हो, अगर मान लो ये पूरी एक बॉडी हो, अगर मैं बोलूं कि ये जो दूसरा वाला चार्ज है वो पॉइंट नहीं है, एक बॉडी है जिसका टोटल चार्ज Q है, इस बॉडी के कारण इस दूसरे पॉइंट चार्ज पे फोर्स बताओ, जो कि इस बॉडी के सेंटर या कहीं से r डिस्टेंस दूर है। क्या यहाँ पे हम लोग कूलम्स लॉ लगा सकते हैं? बट कूलम्स लॉ डायरेक्टली नहीं लगा सकते, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कूलम्स लॉ सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है? पॉइंट से पॉइंट। लेकिन अगर यहाँ पे पॉइंट के बजाय कोई भी बॉडी बन गई ना, तो फिर आप डायरेक्टली लॉग की Q1 Q2 by R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हर एक ये जो टोटल चार्ज Q है, हर चार्ज से डिस्टेंस अलग ही हो जाएगा ना जी। कौन सा वाला R लिखोगे तुम? जब एक बॉडी हो जाती है तो इस बॉडी के हर पॉइंट का डिस्टेंस अलग हो जाएगा, तो R कौन सा लिखोगे? राइट। तो इसको करने का क्या तरीका, फिर कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी डिफाइन अ कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड देखो, वैसे प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ फील्ड का मतलब तो होता है स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यह है कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है या बॉडी है या कुछ भी है, इस बॉडी के कारण इसकी विसिनिटी में कितना इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से ले लीजिए आप कि अब अभी तक आप F इक्वल टू क्या लिख रहे थे? Q1 Q2 K Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, वो इसके फील्ड में रखा हुआ है। ये जो चार्ज पार्टिकल है, पॉइंट चार्ज, वो इस बड़े वाले चार्ज के फील्ड में रखा हुआ है। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे Q इंटू, दिस इज द फोर्स by force exerted by this body on this point charge is that simply just Q multiplied by the electric field created by capital Q. कुछ समझ में आया या दिक्कत आ रही? देखो, जैसे डिफरेंट बॉडीज कैसे आने वाली तुम्हारे सामने रिंग आने वाली है, तुम्हारे सामने एक स्फीयर आने वाला है, तुम्हारे सामने एक इनफाइनाइट शीट आने वाली है, तुम्हारे सामने एक लाइन चार्ज आने वाला है, और इन सब के ऊपर क्या होगा? चार्ज होगा। शीट में सारा का सारा चार्ज कहां पे होगा? उसके सरफेस एरिया पे। रिंग पे सारा चार्ज उसकी पेरीफेरी पे। स्फीयर में सारा चार्ज उसके वॉल्यूम। और टोटल चार्ज की वैल्यू आपको गिवन होगी। यहां पे टोटल चार्ज की वैल्यू लेट से कितनी है? Q। अब ये सब के लिए ये सब क्या क्रिएट करेंगे अपने कारण? ये एक तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। मतलब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? हमेशा परपेंडिकुलर। ये जो है ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, डायपोल की तरह। ये जो है वो रेडियल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है हर तरफ। ये सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। मतलब कुछ समझ में आ रहा है फील्ड का मतलब क्या है? कि अगर हम इसकी विसिनिटी में कोई चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज पे ये बॉडी किधर फोर्स लगाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये शीट है, शीट के सामने आप कहीं पे भी चार्ज लगो, फोर्स आगे ही लगेगा। मान लो ये पूरा का पूरा बोर्ड पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो आपको लगता नहीं यहां पे मैं कहीं पे भी यहां पे कहीं पे भी अगर मैं फील्ड देखूं इसका, या इसके कारण किसी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स देखूं, तो एक तरह से वो सामने ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इट्स फ्लैट बिकॉज ऑफ इट्स शेप। अगर मैं किसी स्फेरिकल बॉडी की बात करूं, कोई स्फेरिकल चार्ज बॉडी रखी है, इसके सामने अगर मैं रखूं कोई पॉइंट, तो इससे हमेशा डिस्टेंस कैसा लगेगा? रेडियली आउटवर्ड लगेगा बिकॉज ऑफ इट्स शेप, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है। राइट। तो कूलम्स लॉ को हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक force between 2 point charges, what we do is we calculate the electric field due to a
charge distribution and just multiply that by q to determine the force, right? चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन डेफिनेशन लिखेंगे तब जाकर के समझ में आएगा. हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या इसका दूसरा नाम क्या है? इंटेंसिटी है. इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन इंटेंसिटी? स्ट्रेंथ. इंटेंसिटी का मतलब ज्यादा इंटेंसिटी से काम कर रहा है लड़का, इसकी इंटेंसिटी 0 है. स्ट्रेंथ का मतलब समझ में है ना? टोटल वैल्यू की बात नहीं करेगी, इस मोमेंट पे, इस टाइम पे, इस पोजीशन पे कितनी स्ट्रांग है. अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज से दूर जाऊंगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? क्या लगता है? कम होगी. स्ट्रेंथ कम होगी ना, राइट? जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ द रिपल्शन और द अट्रैक्शन विल रिड्यूस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी. ये इंटेंसिटी हर पॉइंट पे सेम होगी या अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग होगी? ऑफ कोर्स दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन टाइम के साथ वेरी, टाइम के साथ नहीं होता है वेरिएशन. टाइम फिक्स रहेगा हर टाइम पे, जहां पे जो होगी. हाँ डिस्टेंस बदलोगे तो बदल जाएगा, टाइम मत चेंज कर देना. तो लिखिए, हमने लिखा द इलेक्ट्रिक फील्ड और द इंटेंसिटी, राइट? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट is defined as the electrostatic force per unit test charge placed at that point. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को ये क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज टेस्ट चार्ज. का मतलब क्या है? ये इसको आप ऐसे लिखो, ये Q को मैं Q नॉट लिख देता हूं, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं. टेस्ट चार्ज का मतलब होता है बच्चे कि इट इज वेरी वेरी स्मॉल चार्ज. मतलब लेट्स से ये कैपिटल Q था और इससे r डिस्टेंस पे यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहे हैं. तो यहां पे हम लोग क्या रखते हैं? एक टेस्ट चार्ज रखते हैं Q नॉट. इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? F. तो क्या हो जाएगा जरा बताना? F की वैल्यू क्या हो जाएगी बाय कूलम्स लॉ? K Q नॉट इंटू कैपिटल Q बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट. तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकल के आई? Q नॉट से Q नॉट टेस्ट चार्ज उड़ गया ना. तो देखो इस फोर्स में अब किसका कंट्रीब्यूशन रह गया? बस ये. तो इसका फील्ड यहां पे क्या हो जाएगा? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट. कितना हुआ? नोट इसके बारे में 2-3 पॉइंट. It is a electric field is a vector quantity. यूनिट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो यूनिट होती है या डायमेंशन कह दो, वो होती है न्यूटन पर कूलम. ये तो आपको समझ में आ गया होगा. इसकी 3 यूनिट होती हैं. दिख गया ना? न्यूटन पर कूलम, फोर्स अपॉन चार्ज. दूसरी होती है, ये बाद में आगे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे ना तब ये समझ में आएगा, वोल्टेज होता है ना बैटरी वाला, वोल्ट पर मीटर. ये भी होती है वोल्ट पर मीटर, एक यूनिट ये भी होती है. मतलब इसको V पर एम, वोल्ट को V लिखते हैं, पर मीटर ऐसे लिखा जाता है. और एक यूनिट होती है कि आप इनको ओपन कर दो. भाई न्यूटन को क्या लिख सकता हूं मैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्स को क्या लिख सकता हूं मैं? एम्पियर इंटू सेकंड. याद है करंट को, कूलम कोई बेसिक क्वांटिटी नहीं है. याद है? क्यू को, चार्ज को हम लोग कैसे लिखते हैं? दैट इज आई इंटू टी. तो चार्ज की यूनिट कूलम इज
एम्पियर इंटू टाइम। तो यहां से जब आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम एल t-3 a-1। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया जाए तो आप उससे फोर्स निकाल सकते हो। दैट इज कैसे निकालोगे? Q इंटू ई। कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा थोड़ा? लेट्स डू सम क्वेश्चंस, तब समझ में आएगा। सेम था एग्जैक्टली, बट वहां पे उसी को हमने एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ के खत्म कर दिया था। हाँ, जी के साथ वेरिएशन एक ही है, दोनों अलग नहीं है, जी ही है वो। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई फर्क नहीं है, बोथ आर जी। राइट, लिखिए क्वेश्चन। बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन एट पॉइंट्स, ये बताना है। तो हमने ओरिजिन पे एक पॉइंट चार्ज रख रखा है, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे लिए? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज? E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू, क्यू नॉट। तो F क्या हो जाएगा? फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज, क्यू नॉट से क्यू नॉट कितना आ गया? तो अब ये बार बार डिराइव करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज रट लिया आपने? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये? पॉइंट चार्ज का। क्यों पॉइंट चार्ज का क्यों है? क्योंकि आपने किसका फोर्स डाला यहां पे? पॉइंट चार्ज का। बाकी के फोर्स देखेंगे, पॉइंट चार्ज का तो फोर्स लिखना आता है ना हमें, तो मैं वही क्वेश्चन दूंगा ना मैं, तुमको कोई दूसरे चार्ज का क्वेश्चन थोड़ी दूंगा। मैंने बस इतना बोला कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, तुम पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव कर लो। कैन यू सी दिस? ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हर एक के लिए है या ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए? हर एक के लिए है। ये जो आपने लिखा के क्यू बाय आर स्क्वायर, इज इट फॉर इन जनरल एनी चार्ज और इट इज ओनली ड्यू टू द पॉइंट चार्ज? ओनली ड्यू टू द पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, बाकियों के लिए नहीं है। हर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल अलग आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग अलग आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट अलग आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर अलग आएगा। सबका क्या अलग आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला तो सबके लिए था, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ क्यों? समझ में आया? इसमें जनरल क्या है और स्पेशल क्या है? क्यों ये स्पेशल हो गया? क्योंकि तुमने फोर्स वही डाल दिया ना, पॉइंट चार्ज वाला। आगे दूसरा वाला फोर्स डालेंगे या देखेंगे जो भी होगा। लता जी के नाम से है? लता जी के नाम से। हाँ जी, सामने से आ जाइए सामने वाला जो गेट है ना। वो सामने से सामान ले आया, सामान ले आया, ले लो। तो कितना हुआ बता सकते हैं वैल्यू आप? भाई आपको के ढूंढने में कोई दिक्कत? रटवा चुका हूं 9 × 10⁹ क्यू मैंने दे ही रखा है, तो अल्टीमेटली तुम्हें ढूंढना क्या पड़ेगा?
डिस्टेंस, वो तो हम पहले भी ढूंढ रहे थे। बताओ कितनी डिस्टेंस? 10। दूसरे वाले में 20। खत्म। तो पहले वाले की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए दैट विल बी के, 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू कितना है जी? 20 इंटू -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है? 10 का स्क्वायर। तो देख लो कितना आ गया ये, 1.8 इंटू 10⁻, कितना हो गया? 2 यूनिट न्यूटन पर कूलम। ई एट बी, ये क्या हो जाएगा? क्या सीधा तुमको EA/4 नहीं दिख रहा? ये पूरा सॉल्व करोगे क्या पागलों की तरह? अरे डिस्टेंस डबल हो गया। लेकिन क्या डायरेक्शन सेम है दोनों की? नहीं। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? आई कैप। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? वेरी गुड, फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। एक CBSE का क्वेश्चन करेंगे, रेडी? इजी नहीं है, डिफिकल्ट है। ऐसा बोर्ड में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज में दे रहा हूं। लिखिए, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड net electric field due to a system of two charges. Due to a system of two charges, Q1 and Q2, Q1 and Q2 with position vectors R1 vector and R2 vector. Q1 and Q2 with position, यानी Q1 कहां पे रखा है? R1 वेक्टर पे, और Q2 कहां पे रखा है? R2 वेक्टर पे। क्या क्वेश्चन लिखा जरा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू two charges Q1 and Q2 placed at R vector and R2 vector respectively at position R. यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, लिख लो यार। CBSE हो छोड़ आए ये करने में, पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो मैं सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाऊंगा क्लास में, एंड पूरी अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाएगी तो डजंट मैटर CBSE, नीट, जेई बोर्ड, अब तो एक जैसा हो रहा है। इस बार का पेपर सुना तुमने? इस बार के पेपर के बारे में 12th के? हैव यू एवर हर्ड? कुछ नेट में सर्च किया? जेई मेंस के क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टो, एक ही हो रहा है सब कुछ। केमिस्ट्री में तो एक भी डेरिवेशन आया ही नहीं। इवन जो 3 मार्क वाले क्वेश्चंस थे वो भी लॉजिकल थे। फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट आया था, मॉडरेट से थोड़ा बेटर आया था, उसमें डेरिवेशंस थे बट ज्यादा नहीं थे। मोस्ट ऑफ द पेपर वाज वेरी लॉजिकल।
अपने पास इस साल के सारे बोर्ड के पेपर आ जाएंगे, वो तुमको मैं एज अ टेस्ट भी दिया करूंगा बीच बीच में, अगर बन पाया उसका, राइट। बोर्ड, सीबीएसई, नीट एक ही जैसा है। अब तुमको यहां दिमाग लगाना पड़ेगा। तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू बाय आर। आर का मीनिंग यहां पे देखा जा रहा है। बताओ आर कहां पे लिखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे लिखना है या इस पॉइंट पे लिखना है? एरो पे लिखना है। तो इस एरो पे नहीं, ये इसके टॉप पे लिखना है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी जनरेट करेगा और ये भी जनरेट करेगा। जब कोई साइन नहीं गिवन होता तो मान लेना कि वो क्या है? पॉजिटिव। अच्छा, जो टेस्ट चार्ज है उसको भी आप यहां पे रख दो चाहे तो, टेस्ट चार्ज को भी आप क्या मान सकते हो? पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज का मतलब एक ऐसा चार्ज है बहुत छोटा है और पॉजिटिव है। छोटा इसलिए क्योंकि इसका खुद का कोई फील्ड नहीं होना चाहिए। टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव एंड व्हेन एंड small, so that its effect is negligible. ये इतना छोटा होता है कि इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। मैथमेटिकली इसको ऐसा लिखा जाता है, Q नॉट टेंड्स टू 0 वेनिकुशिंगली स्मॉल, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। बताओ जरा, तो अगर मैं इस वाले पॉइंट चार्ज का इस पे फोर्स लिखना चाहता हूं तो R1 वेक्टर लिखूं। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ना पॉइंट चार्ज का, वो क्या है? के क्यू वन क्यू टू बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो मुझे ये बताइए कि इसमें आर क्या है? R1 है, ये आर है, या आर क्या है? व्हाट इज आर? आर रिजल्टेंट किसका? ये इसका स्क्वायर है ये आर, या ये इस आर का मीनिंग क्या था? ये Q1 Q2 या ये जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, राइट? तो हमारा जो आर वेक्टर है वो क्या है? हम जिसको आर लिखना चाह रहे हैं, इसको अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है इसको आर नॉट कर दूं। इसलिए कर दिया आर नॉट मैंने कि आपको ना वो कंफ्यूजन होगा, नहीं तो सारे आर एक जैसे लगेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके लिए यहां से आप जो डिस्टेंस जोड़ेंगे, आपको लगता नहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इवन होगा और ये वाला डिस्टेंस हमें आर लेना चाहिए? डोंट यू थिंक? तो कैसे लिखेंगे E1 वेक्टर? E1 कैसे लिखूंगा मैं? E1 इक्वल टू के Q1 अपॉन आर लिखूं, या ये वाला वेक्टर कैसे लिखें? ये वाला वेक्टर, अरे हेड माइनस टेल, आर नॉट माइनस R1 कर दोगे ना? हेड माइनस टेल, हेड है R1 माइनस आर नॉट, तो क्या हो जाएगा? और वेक्टर को नीचे लिखते हैं या इसके मैग्नीट्यूड लेकर के स्क्वायर करना पड़ेगा? वैसे ही जब आप E2 वेक्टर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? आर नॉट माइनस R1 नहीं सॉरी R2, तो क्या हो जाएगा? E2 के Q2 अपॉन तो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखें? हाउ डू यू राइट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? हमसे तो नेट कह रहा है ना, नेट का मतलब क्या है? इन दोनों को मैग्नीट्यूड वाइज ऐड कर दूं या दोनों को वेक्टर एडिशन होगा? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ, तो कैसे ऐड करें? ये हमने वेक्टर लिखे हैं या ये मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं?
यहां कहीं डायरेक्शन तुमने लिखी क्या? पिछले केस में तो आई और जे लिख दिया फटाक से, क्योंकि आई और जे दिख रहे थे। यहां पे कैसे लिखोगे डायरेक्शन? यूनिट वेक्टर लिखना आता है तुम्हें? डू यू नो हाउ टू राइट यूनिट वेक्टर? कोई भी वेक्टर अगर मैंने बनाया, लेट्स से अगर ये आर वेक्टर है, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है? और इसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से आर। सो हाउ डू वी राइट द यूनिट वेक्टर? दैट इज आर कैप डिवाइडेड बाय आर। सो दिस गिव्स मी द डायरेक्शन, यानी एक छोटा सा वेक्टर दे देता है जिसकी वैल्यू 1 है और जिसकी डायरेक्शन इसके अलोंग है। दिस इज कॉल्ड एज आर कैप, राइट? आर वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड, राइट? तो अगर मैं आपके सामने बोलूं कि एक, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव दिस वेक्टर विच इज आर नॉट माइनस आर वन, क्या आप इसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिख सकते हो? कैसे लिखोगे? व्हाट इज आर वेक्टर? वेक्टर क्या होगा? अरे सर, मतलब कुछ करना नहीं है। वेक्टर में वेक्टर वाला सब्ट्रैक्शन और मैग्नीट्यूड, और नीचे मैग्नीट्यूड में उसी का मैग्नीट्यूड, ये मतलब कुछ करना ही नहीं है, बस एक्सप्रेशन का मीनिंग सीखना है। ये है यूनिट वेक्टर। तो अगर हमें उस पर्टिकुलर एरो के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना है तो कुछ नहीं करेंगे, उसका वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। समझ में आया? तो यहां पे कैसे होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं वेक्टर की तरह लिखना चाहूं तो किस तरह से मैं इसको रिलेट कर सकता हूं? किस चीज से मल्टीप्लाई कर दूं? इनटू डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर कैसे लिखूंगा? आर नॉट अपॉन, वैसे यहां पे क्या होगा? सो इनटू आर नॉट माइनस आर टू अपॉन कमॉड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखेंगे तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा? अच्छा नीचे देखो, मॉड, दोनों मॉड एक जैसे लिखे हैं ना, तो क्यूब हो जाएगा। तो क्या हुआ ई नेट? बताना जरा, बोलो ई वन जरा। के क्यू वन इंटू आर नॉट माइनस आर वन वैक्टर डिवाइडेड बाय आर नॉट माइनस आर वन के मॉड का क्यूब, प्लस, अब बोलो, के क्यू टू इंटू आर नॉट माइनस आर टू अपॉन, कुछ समझ में आया या बहुत डिफिकल्ट लग रहा है? ये लिखना था। मुश्किल लग रहा है? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ये नहीं उधर नहीं, उधर और उधर पीछे वाले साइड, पीछे वाले साइड से पीछे और उधर था तो इधर जैसे U1 में लिखा है ना R1 वेक्टर, ऐसे नहीं लिखा वो ये मैग्नीट्यूड वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, और उधर इसके नीचे ये भी मैग्नीट्यूड है। ये बड़ी डंडी लगी ना ऐसे से। क्लियर? सही वो कीजिए उधर वापस तो एक छोटा सा नोट लिखिए इसके आगे।
वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या होगा वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? मान लो एक कोई पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है एट अ डिस्टेंस आर। इस बार डिस्टेंस नहीं, आपको आर वेक्टर दे दिया है, जहां पे आपने क्या लिखा हुआ है, क्यू नॉट रखा हुआ है। अब ये आर वेक्टर कैसे निकालोगे? वैसे ही R2 माइनस R1 करके। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूं तो जरा इस फॉर्मूले से देखो, ऊपर क्या आ जाएगा, के क्यू। ये इस चीज को क्या लिख सकता हूं मैं, यही तो आर वेक्टर है, और नीचे क्या आ जाएगा, इसी का तो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। ये हो गया खत्म। वेयर आर वेक्टर इज, वेयर ये आर वेक्टर क्या है, आर नॉट पॉइंट माइनस R1 लिख दो, चाहे ज्यादा फील आती है। जहां पे फील्ड निकाल, जहां पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और जहां पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसको आगे लिख भी दो, दिस इज द पोजीशन ऑफ टेस्ट चार्ज, this is the position of point charge. दूसरा नोट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी लिखा जाएगा तो वो कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर का एडिशन, नॉट स्केलर का। सुपरपोजिशन फॉलो, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें 3 टाइप के मेजर क्वेश्चंस बनेंगे। कितने टाइप के? 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जस्ट 3 टाइप्स। सिर्फ पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूं मैंने, अभी पॉइंट चार्ज से डायपोल 2 चार्ज पे भी नहीं गया मैं, पॉइंट से 2 में जाएंगे, वो अलग कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन ये होगा जो मैं अभी कराऊंगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके फॉर्म में लिखना, वेक्टर के फॉर्म में लिख करके ऐड करना। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म, मतलब यहां पे असली कहानी किसको लिखने की होगी, पूरी की पूरी कहानी किस पे डिपेंड करेगी, आर वेक्टर लिखो और डाल दो, हेड माइनस टेल करो और रिलेट करो। दूसरा जो इसमें टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, यहां पे ई हम लोग अलग अलग चार्जेस के कारण लिखेंगे स्केलर फॉर्म में, और फिर उनको ऐड करेंगे वेक्टर की तरह, लाइक फोर्स। जैसे मैं बोलूं कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स पे 3 इक्वल चार्ज रख दिए, बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। यू गेट दैट? क्या तुमको वहां वेक्टर लगाना पड़ा? नो, वहां पे हमने वेक्टर स्केलर फॉर्म यूज करके डायरेक्शन में वेक्टर लगाया, अलग से रिजल्टेंट निकालने में वेक्टर लगाया, E1 E2 में वेक्टर नहीं लगाया। समझ में आ रहा है ना वो क्वेश्चन? तीसरा, मोशन। तीसरा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल।
तो आइए मैं एक एक करके तीनों पे केस कराता हूं। तीनों ही पॉइंट चार्जेस के बारे में बात हो रही है। और फिर इसके बाद चौथा कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, चौथा पॉइंट कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। तो इस चैप्टर के अंदर यही तो तीन चीजें हैं। पहला क्या था? कूलम्स लॉ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें समझा रहा हूं। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सबसे बड़ा है। और तीसरा जो आएगा आपका गॉस थ्योरम। एंड दिस चैप्टर इज ओवर, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा अगली 2-3 क्लास में। यू गेट दैट, जस्ट 3 थिंग्स। लोड ही नहीं है कोई, फोर्स आ गया समझ में। पॉइंट चार्ज को पकड़ के, पॉइंट चार्ज ही सबसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पॉइंट चार्ज। लिखिए क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2। लिखिए, अ पॉइंट चार्ज ब्रैकेट में 100 नैनो कूलम, माइनस 100 नैनो कूलम। नैनो का मतलब समझते हो ना, -9। A point charge -100 nanocoulomb is placed at position T, 4, 30, 40, 30 centimeter, find electric field at origin. Find electric field vector at origin. तो कैसे लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? सबसे पहले लिखेंगे आप, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? पॉइंट चार्ज की बात चल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है हमारे लिए, पॉइंट चार्ज को समझना। तो कितना हो जाएगा? E = K Q/r² लिख दूं या KQ R/r³ लिख दूं? ज्यादा बेटर है जब वेक्टर फॉर्म में लिखना ही है। तो जब यही पूछा है तो वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म तो अलग अलग है। वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन भी आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो अब इसमें K और Q को ढूंढना पड़ेगा क्या जिंदगी में? तुम्हें सिर्फ क्या ढूंढना है? R वेक्टर, और कुछ नहीं ढूंढना है। बाकी तो सब फटाफट वैल्यू डालना है। R वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है। तो पहले R वेक्टर बताइए। R वेक्टर कैसे लिखें जी? कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है? तो 0 R0 टेस्ट चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है, माइनस पॉइंट चार्ज का रखा हुआ है तुम्हारा। ऐसे ही लिखेंगे ना आप R वेक्टर, और कैसे लिखेंगे? और इसका मैग्नीट्यूड, अब तुमको समझ में ना, R विथ एरो क्या है और R विदाउट एरो क्या है? क्या हो जाएगा? 3² 4²। आई होप अब आपको ये समझ में आया है कि R वेक्टर का मतलब क्या है और R, ये नीचे वाला R क्या है, ऊपर वाला R क्या है। ये कैसे आया समझ में? A² + B² का रूट। तो जब मैं R वेक्टर बोल रहा था तो उसको निकालने का तरीका क्या है? R टेस्ट चार्ज की पोजीशन माइनस पॉइंट चार्ज की पोजीशन। जब मैं R बोल रहा हूं विदाउट वेक्टर, मतलब मैं इन दोनों का डिफरेंस जो भी आया उसका मैग्नीट्यूड, ये वही तो है। अगर ध्यान से देखो तो ये वही तो लिखा तुमने, R0 माइनस R1 वेक्टर। और ये क्या लिखा हुआ है? R0 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। आई होप इट मेक सेंस। नाउ इट परफेक्टली मेक सेंस। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जरा देखना, K की वैल्यू 9 × 10⁹ 9 चार्ज कितना? विथ साइन लिखोगे। अब यहां पे वेक्टर फॉर्म में विथ साइन लिखा जाता है, स्केलर फॉर्म में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। 10 × 10⁻⁻⁹ R वेक्टर क्या है जी? यहां पे भी माइनस आ गया है, 0.3 i कैप माइनस 0.4
जे कैप डिवाइडेड बाय 0.5 का क्यूब। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 100 है ना, -900, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। एक 10 को चाहे अंदर ले जाओ तो 90 और नीचे आ जाएगा 0.125, दिख गया आपको? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3i कैप प्लस 4g कैप, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको आगे भी सॉल्व किया सकता है, ये 0.125 होता है एक्चुअली में, 1/8 देख लो, 1/8 0.125 इज 1/8, चेक करो जरा, कुछ कुछ वैल्यूज याद भी रहनी बढ़िया है। 0.25 इज 1/4, 0.5 इज 1/2, 720 हो जाएगा, राइट? आई कैप प्लस 4g कैप न्यूटन पर कूलम। तो अब तुमको ये फॉर्मूला याद हुआ कि डू यू अंडरस्टैंड ये क्या है? तो ये वाला जो क्वेश्चन था उसमें इतनी नौटंकी करने की जरूरत थी बोर्ड वाले क्वेश्चन में, या तुम फटाक से लिख सकते हो इसको? आप सीधा ही लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय, ये पहली स्टेप होगी तुम्हारी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी स्टेप क्या होगी? क्योंकि ई नहीं पूछ रहा है, ई नेट विल बी सुपरपोजिशन E1 प्लस, ये दूसरी लाइन यही होगी। और तीसरी लाइन में सीधा ये आंसर लिखोगे। समझ में आया? पहली लाइन में ई की डेफिनेशन, दूसरी लाइन में ई का सुपरपोजिशन, और तीसरी लाइन में ये। और तुमको दिख रहा है ना, ये सीधा ये आर वेक्टर ही हो गया ना अपना, और ये उसी आर वेक्टर का क्यूब लिखा हुआ है। मुश्किल लग रहा है? इट्स वेरी सिंपल। दिखने में बड़ा है जरूर, बट मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन दो जेई का, जेई मेंस। देखो जेई मेंस में कैसा क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल नंबर 3। मतलब ये चीज बोर्ड में भी आती है, स्कूल में। ये बताना चाह रहा हूं, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था नीट का था, ये पुराना वाला, ओरिजिन में पूछ लिया इनने। बच्चे क्या मिस्टेक करके आए थे? आर वेक्टर गलत लिख दिया था उनने। बच्चे पोजीशन वेक्टर की आर वेक्टर लिख देते हैं ना, उन्हें नहीं पता होना कि वो R2 माइनस R1 है। तुमको तो भी रटा हुआ है कि वो ओरिजिन माइनस ऐसे करके। जेई में क्या आया था देखिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन। इस संडे तुम लोग का टेस्ट है, ठीक है, फिजिक्स का, सिर्फ फिजिक्स 2 घंटे का टेस्ट होगा। 11th के भी डाल दो कुछ टॉपिक्स? कौन कौन से टॉपिक चाहते हो डाल दो? और बुक 2 डाल दो? पूरा कोई एक चैप्टर बोलो, चलो कोई एक चैप्टर जो तुम रिवाइज करके आओगे 11th का। कोई भी याद नहीं। तुम भी रिवाइज करके आओगे ना, है ना? बताओ कौन सा, जो भी एक चैप्टर बता दो जो तुम्हारा मन है। स्टार्टिंग से कर दें, यूनिट्स एंड डायमेंशन कर दूं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर दूं, 2D रहने देता हूं, जस्ट स्ट्रेट लाइन, वेरिएबल एक्सेलरेशन और ग्राफ और आप जो भी होगा, ठीक है? ये पढ़ के आना, अच्छे से रिवाइज करके आना। अच्छे क्वेश्चन डालूंगा, मस्त मजा आ जाएगा। पैटर्न तो मैं यही वाला, मुझे बोर्ड का पढ़ने इतना अच्छा लगा ना। एसर्शन रीजन भी है 3, एक केस स्टडी भी है, 2-3 सब्जेक्ट। डेरिवेशन नहीं पूछूंगा 11th के, डेरिवेशन सिर्फ 12th के आएंगे, ठीक है? और इस बार मैं जेई एडवांस और जेई मेंस और बढ़िया पेपर बनाऊंगा मस्त, ठीक है? केस स्टडी में मैं देखता हूं। तो टॉपिक क्या है टेस्ट 1 का हमारे? यूनिट्स एंड डायमेंशन। रिवाइज करके आना। यूनिट्स एंड डायमेंशन में क्या क्या चीज थी? हाँ, वो हमें करना है। बहुत बढ़िया। तो संडे को जो तुम लोग आओगे टेस्ट के बाद, उस दिन मैं ये इसके आगे करा दूंगा। ऐसे ही फायदा हो गया ना देखा टेस्ट देने का।
जो जो टॉपिक छूटा हुआ होगा Practical वो fruits वगैरह भी सब वो उसके बाद अगले टेस्ट के बाद वो कर लेंगे। 11th के ऐसे एक एक करके टॉपिक पूरा निपटा देंगे हम लोग 12th के साथ ही। तो यूनिट्स के अंदर तुमको जो मैंने पढ़ाया वही करके आना है, तुमको सिर्फ क्या करके आना है, डायमेंशन। एरर में उसके बाद 1.5 घंटे का टेस्ट रखेंगे, फिर उसका 1.5 घंटे की क्लास फ्री। ठीक है, संडे परफेक्ट। और डायमेंशन एनालिसिस याद आया, वो एबीसी पावर मानते थे, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हाँ, वो क्वेश्चन आएगा, वही आएगा। कंजर्वेशन और वो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के अंदर तो यही है। बाकी एरर तो मैं अगली बार पढ़ाऊंगा, फिर वो अगली बार दूंगा उसका टेस्ट, और फिर उसके बाद फिर वो डायमेंशन पढ़ा, वो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाऊंगा, वो दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक तो ऐसे ही कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो हर साल हर टेस्ट में आ रहे हैं, चाहे जेई मेंस हो चाहे एडवांस हो। और स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या आएगा, तुम क्या पढ़ के आओगे, तुम्हें डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, अब तो फ्री होगा डेरिवेशन। अब क्या पढ़ोगे, स्ट्रेट लाइन के अंदर सबसे पहले आप पढ़ के आओगे ग्राफ, एक्सटी वीटी ईटी। ग्राफ बनाने के लिए देंगे। नहीं, पूछने के लिए ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, बनाने के लिए क्यों? हाँ, वीटी ग्राफ या कुछ ऐसा ग्राफ, और उसका एप्लीकेशन करवाया होगा मैंने, रिवाइज करके आना, क्योंकि उसका हम लोग टेस्ट डिस्कस भी कर लेंगे, उसी दिन खत्म करेंगे, उसी दिन सब करोगे खत्म, वो अगला आगे नहीं जाएगा। सेकंड, वेरिएबल एक्सेलरेशन पढ़ के आना। डिफरेंशिएट क्या था वो सब। हाँ ठीक। और तीसरा, वो जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे ना काइनेमेटिक्स की इक्वेशन के, v इक्वल टू यू प्लस एटी। हाँ, ग्रेविटी के लिए सवाल है। हाँ, मोशन अंडर ग्रेविटी, यही हेडिंग ही यही, मोशन। सारे क्वेश्चन जेई के होंगे, नीट पीट नहीं पूछता मैं। नीट के टफ क्वेश्चन अगर मैं सारा डिफिकल्ट पेपर बनाऊंगा, बिल्कुल गंदा, 12th का इजी बनाऊंगा। ठीक, फिर ये जो हम पढ़ाने लगते, वैसे तो इसमें भी डिफिकल्ट बना सकता हूं, तो तुमको आता ही, बट इसमें मैं डिसेंट पेपर बनाऊंगा जो आता है। इसमें तो मैं एक्सट्रीम डिफिकल्ट बनाऊंगा, आई विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यूरोडो और व्हाटएवर, जहां मेरा मन करेगा। ठीक है, पैटर्न अभी फिक्स नहीं कर रहे हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, जैसे मुझे क्वेश्चन मिलेंगे उस हिसाब से मैं कर दूंगा। क्या चाहते हो, मैच द फॉलोइंग डाल दूं एक एडवांस की, 12th का लिखने वाला रख देंगे। हाँ, इसके ऑब्जेक्टिव्स लगे। मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन, न्यूमेरिकल्स, इंटीजर टाइप, थोड़ा वैसे वैसे क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, एमसीक्यू जिसमें मोर देन वन करेक्ट। ठीक है, तो ये अच्छे से करके आएंगे। लिखो क्वेश्चन नंबर 3। वैसे तुम लोग प्रैक्टिस कहां से कर रहे हो? बन रही है, हो रहा है, तुम हो रहे हैं क्वेश्चन। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, बता रहा हूं, जीरो हो जाता है। मल्टीप्लाई कर देना अपनी सारी पढ़ाई इंटू, सारी मेहनत इंटू, सारे टेस्ट में जितने मार्क्स आए इंटू जीरो। अगर तुमने क्वेश्चन नहीं जाके किए घर, तो बता रहा हूं कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि दिमाग भूल जाता है, राइट। और वो मुझे टेस्ट में दिख जाएगा इस बार। अब मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट करूंगा टेस्टिंग। वो सब तो जब मैं पढ़ाऊंगा तब पूछूंगा, पढ़ा दिया था मैंने, सिग्निफिकेंट नंबर वगैरह पढ़ा दिया था ना। वो तो आता है, वो याद नहीं पड़ा था। वो सड़ा है, वैसे भी पूछने का फायदा नहीं है उसको, क्या पूछूंगा उसमें, है ही क्या उसमें। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए 2 पॉइंट चार्जेस Q1, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 √10 माइक्रोकुलम and Q2 -25 माइक्रोकुलम are placed
ये जेई मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, 2019 सॉरी 2019 में। लिख लिया करो, ऐसे करके थोड़ा फील आया करेगी करना में, रिवाइज जब करोगे। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट y इक्वल्स टू, कितनी घटिया शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई मेरी, 3 मीटर ऑन y एक्सिस। करो फटाक से। तो यहां पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दीज 2 पॉइंट चार्जेस, राइट। कि आपको आर वेक्टर डायरेक्टली दिख रहा है या डायग्राम से बना के देखोगे? कैसे पता करोगे आर वेक्टर? डायग्राम से बनाओगे, ऐसे तो नहीं दिखेगा। डायग्राम बनाओ। क्या 3D बनाओ या 2D में चल जाएगा काम? 2D में चल जाएगा। एक चार्ज है आपका Q1, इट इज प्लेस्ड एट 1 x कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है, दूसरा यहां पे रखा हुआ है 4 पे Q2, इट इज 4,0 x एक्सिस पे रखा हुआ है, ऐसे ही है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है इनके कारण? y एक्सिस पे। y इक्वल टू व्हाट? तो ऊपर यहीं पे कहीं पे ले लूंगा, एग्जैक्ट काउंट करूं या आर्बिट्रली ले लूं? आर्बिट्रली। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके? 3,0 या 0,3? y बाद में आता है। तो सबसे पहला काम होना चाहिए तुम्हारा इन दोनों के R1 और R2 वेक्टर लिख लेना। यानी जब मैं इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो इन दोनों को ज्वाइन करूंगा ना ऐसे। दिस विल बी माई R1 वेक्टर, R2 वेक्टर। बताइए R2 वेक्टर क्या होगा, R1 वेक्टर क्या होगा? तो R2 वेक्टर का हेड कहां पे रखा हुआ है? 3J। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 3J माइनस, आई होप इट मेक सेंस। तो R2 कितना हो जाएगा? 5। अब R1 वेक्टर लिख दीजिए। व्हाट इज R1 वेक्टर? इज 3J माइनस I। तो R1 कितना हो गया? √10। 2 नहीं, 9 + 1। ये दिखा कि नहीं दिखा? तुम ये करना सीख गए कि नहीं? ये बार बार यही करा रहा हूं ना मैं, R1 वेक्टर लिख के। अब डाल दो वैल्यू। तुम देखो सीबीएसई वाले क्वेश्चन पे ही आया ना ये क्वेश्चन, जेईई मेंस में। ये जो सीबीएसई का तुमने इन जनरल डिराइव किया था, ये क्वेश्चन किसका था? ये क्या था? यही तो कर रहे हो ना। इज इट डिफरेंट? दैट वाज माय पॉइंट। अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है सीबीएसई की और थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप फिर जेईई भी उड़ा, सब एक ही है, कुछ अलग नहीं है। हाँ, अगर आप रटोगे वहां पे क्वेश्चन को तो दिक्कत आएगी। समझने की कोशिश करो, आसान भी होगा। 3J इसलिए लिखा, इसका 0 - 3, सॉरी, हाँ, तो उसके ये वाला वेक्टर लिख रहे हो ना, हेड वेक्टर, हेड कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0 - 1 I कैप, 3 - 0 J कैप। ऐसे ही लिखते हैं ना, x2 - x1। अरे आर वेक्टर ऐसे लिख रहा हूं, x2 - x1 I। एक्स कोऑर्डिनेट घटाओगे तो I कैप मिलेगा और y कोऑर्डिनेट घटाओगे तो J कैप मिलेगा। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? √अंडर
अब ये चीज तो तुमको याद होनी चाहिए, ये अगर तुम डिराइव करोगे फिर तो हो गया फिर कहानी। मतलब ये बहुत फटाफट चमकना चाहिए क्या हो रहा है, और नहीं है तो तुरंत पूछो, मैं एक ही बार में चमका दूंगा, पर मुझसे पूछना। अलग अलग स्टेप्स हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं हम, मैथ्स पढ़ रहे हैं, और ये कई जगह अप्लाई होगी। वेक्टर पढ़ा रहा हूं मैं तुमको, वेक्टर रिवाइज करवा रहा हूं। तो आया क्वेश्चंस, कूलम्ब्स लॉ तो एक ही मिनट में खत्म है, कूलम्ब्स लॉ है क्या, 1/r² तो करना है, और है क्या असली कहानी तो ये डिफिकल्टी मैथ्स को अप्लाई करने में आती है फिजिक्स के अंदर। यू गेट दैट? हमारा पर्पस लर्निंग है, बस समझना है इस सब्जेक्ट को, कुछ भी आ जाए फिर तो किसी भी फॉर्म में आ जाए। तो अब बता दो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अब आप अब आ रहा है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट अब काम में आएगा। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आप डिराइव भी कर चुके हैं 4 बार? के Q1 इंटू R1 वेक्टर बाय, अब ये मतलब भी समझ में आ रहा है कि क्यों ऊपर R1 ऊपर वेक्टर है नीचे क्यूब है, क्यों है कैसे है, 1/r² क्यों नहीं है, प्लस R2 का क्यूब। डाल दे वैल्यू, बताओ के कॉमन ले लूं क्या पहले ही? के कॉमन ले लो, और माइक्रो था ना दोनों, वो भी कॉमन ले लो, अंदर बस वैल्यू डाल दो। Q1 R1, Q1 कितना है? 10√10। और R1 वेक्टर कितना आ जाएगा इसका? शायद 3j माइनस आई आया था ना, डिवाइडेड बाय 10√10 का क्यूब, राइट? ये प्लस में ही था ना, और अगला वाला शायद नेगेटिव था ना, माइक्रो में बाहर ही लिख दिया हूं पहले ही। अगला वाला क्या हो जाएगा? 25। देखो मैंने माइनस साइन यही लगा दिया सामने, मैं चाहूं तो यहां प्लस लगा के यहां माइनस लगा सकता हूं, बट आपको दिख रहा है ये चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाइड बाय कितना था इसका? 3j माइनस 4i, और नीचे क्या लिखूं जल्दी बताओ? 5 का, सर ये मैंने 10√10 का क्यूब क्यों गलत लिख दिया, √10 का क्यूब लिखना चाहिए था मुझे, है ना? 10√10 तो √10 था ना डिस्टेंस, हाँ। और यहां पे किसका क्यूब लिखूंगा? 5 का। अब आप मुझे दोनों आंसर सॉल्व करके बता दीजिए। फाइनल आंसर आई और जे में चाहिए मुझे। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब बता दो क्या आ रहा है। अच्छा ऊपर 10√10 क्यों लिखे? ऊपर शायद 10 ही √10 ही लिखेंगे, ये ऊपर भी गलत लिख दिया था मैंने। डेटा रिकॉल करने में दिक्कत हो रही होगी, ये भी लर्निंग है। ये Q1 या R1 R, मतलब सिंप्लीफाई करो इसको अपने पॉइंट जैसे भी करते हो। तो कितना आ रहा है? तो जब ये क्यूब हटेगा तो ये 10√10 हो जाएगा, 10 इंटू √10 इंटू √10, सो दिस विल 10 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये 125 हो जाएगा। 25 5 जा, ये सॉरी 10 नहीं, √10 उड़ जाएगा यहाँ, तो अच्छा आंसर आ जाता है। टी अगर 10 कॉमन लेना चाहते हो तो उधर 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 10 पूरा कॉमन आ जाएगा, राइट? हाँ 125 है ना वो? नहीं जो वो है √10 का क्यूब है ना। तो 10√10 हो जाएगा ना वो, तभी तो वो चार्ज उसने √10 दे रखा था ताकि कट जाए, अच्छा बना के दे रखा है। तो इवन एक 10 को भी उड़ा देते हैं तो यहां से ये 10⁻⁻2 बचेगा, 90 बचेगा, मतलब ये 2 बचेगा, और अंदर कितना हो गया? 3i माइनस जे
-3j, नहीं 3 नहीं, -6j and then +8i. So final answer will be, जब मैं लिखूंगा, so net electric field at that point will be 900 times 3 - 6, 3i, 11i -7j. बहुत बढ़िया. I hope it makes sense. Clear हुआ? कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 3 था. ये लिखिए 4. लिखिए 5 equal point charges q, small q, placed at the corners of a rectangular polygon regular pentagon, regular pentagon of side A. ये रेगुलर पेंटागन है, इसकी साइड कितनी है? ये इसका सेंटर है, और हर साइड पे, हर एक वर्टेक्स पे आपने क्या रख दिया? Q. और सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल r. सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस भी आपको दे रखी है स्मॉल r. एक दे रखा है, r दे रखा है. क्वेश्चन आपसे पूछा है, लेट मी कॉल दिस सेंटर एज O. 3-4 पार्ट है. पहला पार्ट लिखिए, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O? ठीक. सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पार्ट लिखिए, इफ वन ऑफ द चार्ज of the corners if one of the charge नहीं, क्या लिखा आपने? If one of the charge of the corner. लिखिए, if the charge from one of the corner is removed, if the charge from one of the corner is removed, then find a net electric field at O. Then find net electric field at O. लास्ट पार्ट लिखिए, थर्ड पार्ट, रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम if negative Q is replaced if Q is replaced with negative Q, if Q is replaced with negative Q,
है ना। रिपीट प्रीवियस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बताना है। तो लेटस से ये सारे पॉइंट्स हैं, इनमें से किसी एक कॉर्नर को पकड़ लो। इस कॉर्नर पे आपने एक बार चार्ज हटा दिया, एक बार यहां पे माइनस क्यू रख दी। तो ये बताओ पहले वाले केस का आंसर क्या होगा? ऑब्वियस है ये तो, इसमें तो किसी को कोई डाउट होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है ना, स्केलर होती तो 5 टाइम्स कर देते। वेक्टर है इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, कैंसिल हो गया, डायरेक्शन ऐसी आ रही कि सारे कैंसिल हो गए। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। सबकी डायरेक्शन अलग है, लेकिन ऑल दो मैग्नीट्यूड सबके मैग्नीट्यूड अलग होंगे या सेम होंगे? सेम होंगे, और सारे डायरेक्शन ऐसे हो गए, कैंसिल हो गए। अब अगर आपने किसी एक चार्ज को हटा दिया, सेकंड वाले पार्ट को देखिए, एक चार्ज को हटा देते हैं, ये हटा देता हूं, यहां पे वॉइड है, कुछ भी नहीं है यहां, तो क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। अब जीरो होगा या अब जीरो नहीं होगा? अब जीरो नहीं होगा, तो कैसे लिखूंगा मैं ई नेट? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, 5 वाला नहीं लिखूंगा, यही होगा ना। पांचवा हटा दिया, लेट मी कॉल दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, पांचवे वाले को अपन ने उड़ा दिए। तो हमें इनका मैग्नीट्यूड बताना है, कैसे लिखें इनका मैग्नीट्यूड? क्यों? वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या? और आगे सोचो बेटा, दो तरीके से तुम इसको सोच सकते हो। एक तो मैथमेटिकली, भैया आपको एक इक्वेशन दे दिया ना, वहां से डिराइव कर लो। ये दूसरा फिजिक्स में, ये चारों मिलकर के जीरो हो रहे थे, पांचों। अब अगर एक हटा दूं तो इन पांचों का रिजल्ट उससे बड़ा होगा या उससे कम होगा या उसके बराबर होगा? सोचो सोचो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुपरपोजिशन कहते हैं इसको। तो मैथमेटिकली भी यू कैन प्रोसीड। भाई E1 टू E5 का सम जीरो होना चाहिए, तो E1 टू E4 का सम क्या होना चाहिए? कैसे सोच रहे हो, फिजिक्स सोच रहे हो या मैथ सोच रहे हो? याद है कुछ ऐसा मैंने आपको सुपरपोजिशन करवाया था फोर्स के अंदर, डबल कर दिया था मैंने, तो आपको चमक गया था ना कि वो 3 कैंसिल हो गए सुपर इंपोज करके। इस बार मैंने डबल की जगह क्या कर दिया, हटा दिया। वेरी गुड, -E5। अरे यहां से देखो ना, ये जीरो है ना, ये तो ये चारों इसी के बराबर तो हैं, ऐसे देखो ना, वो चारों का जो रिजल्ट है वो पांचवे के बराबर होना चाहिए, तभी तो पांचों मिलके जीरो हो रहे थे। तो अगर तुमने एक हटा दिया तो वो चारों उन चारों को यही बैलेंस कर रहा होगा, कोई से भी चारों को पांचवा बैलेंस कर रहा होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ E5। और E5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के, बताओ जरा, के क्यू बाय कितना डिस्टेंस लिखूं? वेरी गुड, अब तो स्केलर फॉर्म लिख दो। वेक्टर वाला लिखना है, स्केलर ही लिख दे? स्केलर ही लिख देते, समझ में आ रहा? उल्टा मतलब इन सब के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, दिख गया आपको? बिल्कुल इसके बराबर ही होगा ये, जितना ये समझ में आया ना। तो मैथमेटिकली ज्यादा समझ में आया, चमक गया क्या हो रहा है? कैसे समझ में आया? मैथ से? रिजल्टेंट से भी तो देख सकते हैं।
रिजल्टेंट से बहुत मुश्किल पड़ेगा, इसीलिए पेंटागन दिया था कि रिजल्टेंट से ना देख पाओ, नहीं तो स्क्वायर देता मैं, 2 कैंसिल हो जाते, तीसरा हो जाता, बट वो नहीं दिखवाना था ना, इसीलिए मैंने ये दिया पेंटागन। यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट रिजल्टेंट फ्रॉम हियर। बहुत भयंकर एंगल है, तुमको एंगल जो 60-60 दिख रहा है ना, 60 नहीं है वो, 72 डिग्री है, पेंटागन है ये। और पहली वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं है, ये वो वाला 2 साइड इक्वल वाला ट्रायंगल बनेगा। पेंटागन देने का पर्पस ये है कि आप उस रास्ते से ना जाएं, और जबरदस्ती वहां पे गलत लगाओगे तो गलत होगा, यही एडवांस कराता है। तो अपने को आंखें दिमाग खुला रखना है, रटना नहीं है कुछ भी। यू गेट दैट? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्लियर हुआ? अब तीसरे का आंसर तुम बताओगे, करो। इस बार आपने क्या किया, 5वीं जगह आपने हटाने के बजाय एक माइनस क्यू रख दिया। अब क्या होगा? मैथमेटिकली जाना चाहते हो या सुपर, कैसे कैसे कैसे? दोनों तरीके से कर सकते हो। ये बताओ, अगर चार्ज को नेगेटिव कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं? डायरेक्शन वाइज सबका या सिर्फ उसी का? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा? 1 को चेंज किया क्या, वो एज इट इज, 2 को कब तक एज इट इज रहेगा? अब किसको चेंज किया तुमने? 5 को। 0 किया या नेगेटिव किया? तो है ना बढ़िया चीज। और इन चारों का सम क्या था? चारों पांचों का 0 था भाई, चारों का तो ये था ना, तो ये अभी भी यही रहेगा ना? नहीं समझे? हाँ, अलग चीज है ये। तो जब तक आप नहीं सोचेंगे थॉरोली, दिक्कत लगेगा। तो मुझे यहां ग्राफ से एक्सप्लेन करो, यहां पे विजुलाइज करके एक्सप्लेन करो, कैसे करोगे? माइनस क्यू करने से क्या हुआ? एरो को देखते हैं, चलो एक एक करके देखते हैं। लेटेस्ट से पहले प्लस क्यू ही रखते हैं, ठीक? ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड थे, इन सबके नाम भी दे देता हूं। दिस इज E1 वेक्टर, दिस इज E2 वेक्टर, दिस इज E3 वेक्टर, दिस इज, और ये वाला वेक्टर क्या होता था आपका? E5 वेक्टर। और इन चारों का टोटल नेट सम क्या हो गया? 0। जब आपने यहां से चार्ज हटा दिया तो आपको दिख गया होगा, ये वाला एरो हट गया, तो इन चारों का इसके बराबर हो गया, है ना? अब अगर आपने इसकी जगह माइनस क्यू रख दिया, माइनस क्यू का मतलब E5 यही रहेगा या E5 का एरो उल्टा हो जाएगा? तो ये चारों भी आगे पुश कर रहे हैं और ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, डबल इफेक्ट हो गया ना भाई। इन चारों का इफेक्ट तो E5 ही तो था, मतलब माइनस ऑफ E5, और उसमें एक और उधर E5 आपने ऐड कर दिया, तो टोटल ट्वाइस ऑफ E5। नहीं समझ में आया? इज इट क्लियर? लास्ट पॉइंट अभी आप लिखेंगे, 4th लिखिए अब क्वेश्चन इसी के आगे। हाउ डज द प्रीवियस रिजल्ट्स, तीनों केस के रिजल्ट्स, हाउ डज द प्रीवियस रिजल्ट्स विल बी affected AFFECTED, how would, क्या लिखा आपने? Affected if pentagon is replaced with n-sided regular polygon. पेंटागन था ना पिछली बार, उसकी जगह क्या किया तुमने? n-sided रेगुलर पॉलीगन। यानी पेंटागन की जगह अगर मैं हेप्टागन, नैनोगन
इसकी जगह मैंने एक एन साइडेड पॉलीगन ऐसे रख दिया। हर एक की साइड कितनी है? एंड वही है ए। ये ज्यादा ही उटपटांग बन गया, रेगुलर है मतलब। हर एक की साइड है ए और सेंटर से डिस्टेंस है आर। तो क्या फर्क आएगा रिजल्ट? और 5 ही है शायद। एन एन चार्जेस हैं, वही सेम क्वेश्चन है। पेंटागन की जगह क्या लिख दिया हमने? एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, और सब हर साइड में, हर कोने में एक चार्ज रख दिया है। तो पहले वाला आंसर सेम रहेगा कि नहीं? ये सेम रहेगा। दूसरे वाले में एक हटा दें तो सेम रहेगा या बदल जाएगा? सेम रहेगा। अरे यहां 4 की जगह एन कर देंगे, लेकिन वो बचेगा तो वही ना, माइनस ई ऑफ वो जो रिमूव किया है। तो ये भी सेम। समझ में आ रहा है? और ये सेम तो अब तो समझ में आ ही गया, असली कहानी यही थी, ये तो होना ही है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये उसी क्वेश्चन का मतलब एडवांस वर्जन है जो आपको 11th में कराया जाता है, उसी को थोड़ा सा आगे किया जाता है, जो मैंने आपको +2 करके करवा दिया था, जिसमें तुम्हें तुरंत फील आ गई थी जब मैंने यहां 2 ई बनाए थे। याद आया? अलग अलग कलर से, जानबूझ के मैंने ये सारे कलर सेम रखे थे। फिर उसके बाद फिर मैंने यहां पे एक कलर एक्स्ट्रा बना करके, क्योंकि मैं तुमको सुपर पोजिशन कलर से ही समझ में आ जाता है बच्चों को, 2 ई बना के। सो इट वॉज वेरी फील से ही क्लियर हो रहा है कि भाई एक ई तो बैलेंस हो गया और एक ई बच गया। इसी का उल्टा कर रहे हैं। आई होप इट मेक सेंस। वेरी वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। एक होमवर्क लिखिए, फिर आज के लिए इतना काफी है। लिखिए, चार्जेस Q1 Q2 are at point A and B of a right angle triangle as shown. Charges Q1 Q2 are points A and B of a right angle triangle as shown. ये A है, ये O है, ये B। चार्जेस जो रखे हैं आपके, यहां पे A पे रखा है Q1 और B पे रखा है Q2। ये जो डिस्टेंस है ना, Q1 की ओरिजिन से डिस्टेंस है x1 और Q2 की ओरिजिन से डिस्टेंस है x2। लिख लो, ये जेई 2020 का क्वेश्चन है, जेई मेन 2020। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। Q1/Q2 का जो रेशियो दे रखा है पहला आपका, x1³/x2³। दूसरा है x2/x1। तीसरा है x1/x2। चौथा है x2²/x1²। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट चार्ज का, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा E1, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E2। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बता चुका हूं मैं आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों का वेक्टर, अब क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे ही होगा। और हमें यह बताया जा रहा है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हाइपोटेन्यूज के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक, कैसे रिलेट करोगे? मैग्नीट्यूड से रिलेट करोगे, डायरेक्शन से?
पर परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे डायरेक्शन? क्या मैंने तुमको टेन थीटा लिखवाना सिखाया था? टेन थीटा कैसे लिखते हैं? कैसे होगा टेन थीटा? बी बाय ए। अरे 90 डिग्री वाला रिजल्ट कैसे लिखते थे टेन थीटा? बी बाय ए, है ना? ये थीटा तो ये क्या, ये क्या तो ये क्या, और ये क्या तो करना, हिंट दे दिए, दिमाग लगाना, ज्योमेट्री से रिलेट करना है। ये मैं आपको बता चुका हूं। रिजल्टेंट जो आता है उसका एंगल कैसे लिखते हैं? क्या हो जाएगा वो? E2 बाय E1। अब दूसरा टेन थीटा आप ज्योमेट्री से लिखिएगा और इन दोनों को रिलेट कर दीजिए। बट डिस्कस ये करना है कि ये थीटा है या वो थीटा है। अच्छा, ये थीटा हुआ तो ये क्या हुआ? ऑल्टरनेटिंग एंगल क्या हो गए? ये एंगल कितना है? तो ये कितना हुआ? तो वो कितना हुआ? क्योंकि ये भी कितना है? अब ये खुद दिमाग लगाओगे तो हिंट मैंने दे दिया।